नमस्कार दोस्तों, जीएस ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान का जो भाग 1 है, अनुच्छेद 1 से 4, उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है। और इसके पहले कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। ये मत सोचिए कि कैसे पूछूं, क्या पूछूं, आप पूछ डालिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। बहुत ज़्यादा संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज संविधान का जो मुख्य भाग है, जिसे हम भाग 1, और इसके अंतर्गत हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ेंगे। और इस भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये चीज संघ क्या होता है, राज्य क्षेत्र उसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, उसका अध्ययन हम लोग को करना है। चलिए सबसे पहले अब अनुच्छेद 1 देख लें। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम अपने देश को इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त कुछ भी कह लें, लेकिन संविधान या कानून या सरकार जो अपने काम काज में इस्तेमाल करेगी शब्द, वो एक इंडिया का करेगी और एक भारत का करेगी। ठीक है। इन्हीं दो ही नाम को स्वीकार किया गया है। इंडिया, भाई इसे आधुनिक रूप से इस्तेमाल, हालांकि यूनानियों ने बहुत पहले ही इंडिया का, इंडस के आधार पर इंडिया कहा था, लेकिन हाँ, यहाँ पर अंग्रेजों ने जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ की थी वो इंडिया के नाम से की थी। पूरा विश्व हमें इंडिया के नाम से जान रहा था, इसलिए इंडिया नाम को स्वीकार किया गया। और हमारा जो परंपरागत नाम है भारत, इसको स्वीकार किया गया। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पहले अनुच्छेद में जो हमारा देश का नाम है उसको वैधता प्रदान की गई है। और इंडिया नाम को इसलिए स्वीकार करने का कारण यही है कि पूरा विश्व हमें इसी नाम से जान रहा था। भारत ने जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की थी, वो इसी नाम से की थी। अब जैसे कि आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई, ठीक है, उसमें हम इंडिया के नाम से ही थे। तो मतलब जहाँ कहीं भी अंग्रेजों ने रिप्रेजेंट किया है वो इंडिया के नाम से ही किया, तो इसको स्वीकार किया गया, है ना। चलिए आगे है ये राज्यों का, ये मेरे ख्याल से राज्यों का 2 बार लिख गया है। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। अब राज्यों का एक संघ, देखिए अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए कि आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये टर्म, ये सब मैं समझा चुका हूँ। संघ जब हम लोग पढ़ते हैं तो संघ, परिसंघ, महासंघ, मतलब जो इसको तो यूनियन कहा गया, अपने वाले को, राज्यों के संघ को यूनियन कहा गया है। तो यूनियन और फेडरेशन, कन्फेडरेशन, ये सब क्या है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब क्या है? तो अम्बेडकर साहब ने बताया कि जो पहला अनुच्छेद है वो हमारी जो राज पद्धति को भी बताता है। राज पद्धति का क्या मतलब है? हमारा जो संघ है वो राज्यों का संघ है। ये बात ठीक है कि हमारी संरचना ऐसी है कि हम संघ की तरह हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो संघ है वो राज्यों का संघ है। ठीक। और दूसरी बात जो और सूचना मिलती है वो ये कि जो अमेरिकी संघ है उसमें से राज्य अपने आप को अलग कर सकते हैं, लेकिन जो भारतीय राज्य है संघ से अलग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था क्यों नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो यूनियन है उसमें राज्यों से कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जबकि अमेरिका में एक लीगल एग्रीमेंट हुआ है। तो जब जहाँ लीगल एग्रीमेंट है, वैधानिक जो समझौता है, उसको आप तोड़ेंगे ना। यहाँ तो कोई समझौता ही नहीं हुआ, तोड़ेंगे फिर क्या? तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि हमारा संघ राज्यों का संघ कहला रहा है। अच्छा, राज्यों का संघ शब्द को समझ लीजिए। जैसे कि आप सेट थ्योरी आपने कभी पढ़ी हो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, क्या बोलते थे? ए यूनियन बी, मतलब जो ए में एलिमेंट है, जो बी में एलिमेंट है, वही तो ए यूनियन बी, मतलब दोनों में मिला करके एलिमेंट हो जाएगा, वो ए यूनियन बी हो जाएगा। इसी तरीके से समझिए, यहाँ सभी राज्यों ने मिलकर के
जो संघ बना है, या हमारा जो संघ है वो राज्यों का संघ है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई समझौता नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई समझौता नहीं हुआ है। और समझौता नहीं हुआ है इसीलिए हमारा संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसीलिए जो राज्य है कोई बाहर नहीं जा सकता, उसकी जो अलग होने की जो प्रवृत्ति है वो देखने को नहीं मिल सकती। जबकि अमेरिका में कोई भी राज्य चाहे तो संघ से अलग जा सकता है, विश्व बिरादरी उसको स्वीकार करेगी अलग देश के रूप में। लेकिन हमारा संविधान पहले ही कह देता है कि भाई कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, संघ तोड़ करके कोई भी राज्य बाहर नहीं जा सकता है। तो हमारे जब संविधान ऐसा नहीं है तो इसलिए वैश्विक जो मंच है वो एक बार सोचेगा कि वैधता अलग देश के रूप में देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अनुच्छेद से आपको दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे देश के वैध नाम क्या है और हमारे संघ का प्रकार क्या है, राजनीति का प्रकार क्या है, और ये किस प्रकार अमेरिकी संघ से अलग है। अभी अमेरिकी संघ से तुलना अभी एक बार और होगी, लेकिन थोड़ा सा अनुच्छेद 3 में होगी। तो इतना समझ लीजिए, हमारे यहाँ संघ के लिए कोई समझौता राज्यों से नहीं हुआ है हमारे यहाँ। ठीक है, जबकि अमेरिका के लिए ये हुआ है। अमेरिका ने के जो संघ राज्य हैं उन्होंने आपस में मिल करके एक समझौता करके एक संघ यानी केंद्र का निर्माण किया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, चलते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। संसद को संघ में नए राज्य के प्रवेश व स्थापना का अधिकार है। नए राज्य के प्रवेश व स्थापना का क्या मतलब है, यहां पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। याद कीजिए, जब हम आजाद हुए थे तो दमन दीव, गोवा, पौंडीचेरी, ठीक है, इस तरीके से आपको हैदराबाद, ये सब जो थे वो भारत में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, बाद में इनको शामिल किया गया है। याद कीजिए, ये सब बाद में शामिल हुए हैं भारत में। तो भारत में शामिल हुए हैं तो ठीक है, लेकिन भारत में शामिल करेगा कौन? तो देख लीजिए, संसद करेगी। संसद को यह अधिकारिता प्राप्त है, वो किसी भी शर्त के अधीन, निबंधन के अधीन नए राज्य को संघ में प्रवेश दे सकता है। आज बांग्लादेश या नेपाल कहे या भूटान कहे कि हमें भारत में शामिल होना है, तो कौन तय करेगा? वो संसद तय करेगी, संसद सुनिश्चित करेगी। ठीक है, चलते हैं अनुच्छेद 3 की तरफ। संसद को ही अधिकारिता होगी कि साधारण बहुमत द्वारा किसी राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर समझ लीजिए, ठीक ठाक समझ लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 3 ये कह रहा है कि अगर आपको बिहार को तोड़ करके झारखंड बनाना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश को तोड़ करके उत्तराखंड बनाना है, या आंध्र प्रदेश को तोड़ करके तेलंगाना बनाना है, तो ये काम अनुच्छेद 3 से हो सकता है। कौन करेगा? तो संसद करेगी। कैसे करेगी? तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करेगी। ठीक है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा सुन लीजिए, जरूरी है ना। प्रोसेस मैं बता देता हूं अलग पेज पे। प्रोसेस क्या होता है, देखिए, कोई नए राज्य को बनाना है। मान लीजिए बिहार से एक नया प्रदेश झारखंड बनाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये राष्ट्रपति महोदय हैं। पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से एक विधेयक लाया जाएगा। इनसे अनुमति लेने के बाद वो संसद में लाया जाएगा। ठीक, संसद क्या करेगी कि राज्य विधानमंडल को भेजेगी विधेयक, कि इनकी राय क्या है वो देख लें, इनकी मांग क्या है वो देख लें, उनका क्या प्रतिक्रिया है। मतलब मान लीजिए बिहार पे कुछ कर्ज है या पेंशन धारी हैं, उनका बंटवारा कैसा होगा, बिहार के कौन कौन से क्षेत्र इसमें जा रहे हैं, उस पर आपत्ति क्या है। तो ये सब जानने के लिए विधानमंडल को भेजा जाता है
और एक निश्चित समय सीमा दी जाती है कि आप भाई इतने समय के अंदर अपनी बात कह दीजिए, जो भी कहना है अपने विधानमंडल से पारित करा दीजिए। आप विधानमंडल कोई राय देता है तो भी ठीक, नहीं देता है तो भी ठीक। हाँ, ये एक निश्चित अवधि के बाद पुनः संसद इस पर विचार करेगी और साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत मतलब जो लोग उपस्थित है, मैं लिख देता हूं, सब लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा बस थोड़ा सा। साधारण बहुमत का मतलब उपस्थित जितने लोग हैं उसमें उपस्थित में से आधे से अधिक। ठीक, साधारण बहुमत द्वारा अगर पारित हो जाता है तो वो नया राज्य गठन हो जाएगा, कोई समस्या उसमें नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी विधेयक नया राज्य बनाना है तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में जाएगा। संसद उसको राज्य विधानमंडल भेजेगी, राज्य विधानमंडल अपनी राय देगा। वो राय कुछ भी दे निश्चित समय में या कुछ भी ना दे, कि इस राय से संसद प्रभावित नहीं हो सकती है। संसद सिर्फ राय उसने पूछी है, ये राय बाध्यकारी नहीं है किसी भी हाल में, लेकिन संसद इसको साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो आप समझ लीजिए कि नया राज्य निश्चित ही बन जाना है। ठीक है, तो यहां पर ये प्रोसेस है। इसके आगे जब अनुच्छेद 4 की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कोई विधि 368 के दिन संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि दमन दीव भारत में नहीं था, ठीक है, भारत में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। बाद में जोड़ने से जो मानचित्र है वो तो बदल जाएगा ना, भारत की सीमा है वो तो बदल जाएगी ना। तो ऐसा बदलाव या इस तरीके से नए राज्य बन रहे हैं उसके बाद मानचित्र बदल जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर अभी आपने देखा बदल रहा है मानचित्र, हमारा मानचित्र बदल जाएगा। ऐसा ही कोई बदलाव अगर होता है तो उसे 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात संविधान में जो बदलाव होते हैं, कुछ संशोधन होते हैं, वो साधारण बहुमत से भी होते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये लाइन मैंने जो बोली है, नोट लिख करके इस तरीके से नीचे पेज में नोट करके ऐसे करके लिख लीजिएगा कि कुछ संशोधन संविधान में साधारण बहुमत से भी होते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर समय अनुच्छेद 2 और 3 के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब अनुच्छेद जो 3 की आप बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि किसी नए राज्य को बनाना है तो संसद का पूरा उसके पास ऊपर जिम्मेदारी है। अब सवाल ये उठता है, जब संसद को ये पावर है कि नए राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम और सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, तो क्या किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशों को भी दिया जा सकता है, विदेश को भी दिया जा सकता है? जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि बांग्लादेश को कुछ जगह दी गई है। हाँ, और इसके बांग्लादेश का उदाहरण तो मैंने इसलिए दे दिया कि वो आपकी आंख के सामने हुआ है 2015 में। ठीक है, इसके पहले भी ये विवाद आ चुका है 1960 में बेरूबारी के मामले में। ठीक है, तो बेरूबारी के मामले में जब न्यायालय के समक्ष ये बात आई, क्या अनुच्छेद 3 से संसद को यह पावर है, यह शक्ति है कि वह किसी भी राज्य क्षेत्र को विदेश को सौंप दे? तो ध्यान दीजिएगा, न्यायालय ने कहा नहीं, अनुच्छेद 3 में संसद को यह पावर नहीं है, यह शक्ति है, यह अधिकारता प्राप्त नहीं है कि किसी भी भारतीय क्षेत्र को वो विदेशी राज्य को सौंप दे। इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है 368 के अंतर्गत। ठीक है, 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन आवश्यक है और 9वां संविधान संशोधन फिर हुआ है, फिर बेरूबारी संघ मध्य पाकिस्तान को दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 3 में यह पावर नहीं है। इसी तरीके से आप ये भी ध्यान देंगे कि 2015 में जब बांग्लादेश को दिया गया तो उसके लिए भी 100वां संविधान संशोधन हुआ था। तो अगर आप किसी राज्य को भारत में शामिल कर रहे हैं, संशोधन की आवश्यकता नहीं है, देखिए आप। लेकिन अगर कोई भारतीय राज्य अगर आप विदेश को दे रहे हैं तो संविधान संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है, एक चीज और जो आपको यहां पर ध्यान देनी चाहिए वो ये कि क्या हर सीमा विवाद के लिए संविधान संशोधन होगा? नहीं, हर सीमा विवाद के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, यदि सीमा विवाद में कोई भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को दिया जा रहा है तो संविधान संशोधन आवश्यक होगा।
ठीक है, तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक की ये व्याख्या हो गई, जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। खासतौर पर जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी है, इसको भी नोट्स जब बनाइएगा तो लिखते जाइएगा, ठीक है, पॉइंट वाइज। चलिए अब चलते हैं कुछ राज्यों की तरफ। और ये राज्य के निर्माण की भी पीछे भी एक कहानी है। संविधान देखिए, संविधान और राज्य व्यवस्था क्या यही अंतर है। संविधान में आपको इस तरीके से मिल जाएगा, लेकिन राज्य व्यवस्था में इसके पीछे की कहानी भी आपको जाननी होगी। देखिए, आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा वर्ग था जो चाहता था कि भारत में जो राज्य का निर्माण हो, राज्य निर्माण हो, वो भाषा के आधार पर हो। किस आधार पर हो? भाषा के आधार पर। और धर्म के आधार पर अभी हम लोगों ने बंटवारा देखा ही था। अब भाषा के आधार पर बंटवारे का विभाजन, राज्य बनाने का मतलब एक और बंटवारे को, विभाजन को बढ़ावा देना था। ऐसे में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एस के धर कमेटी बनाई। एस के धर, ठीक है। और एस के धर कमेटी ने से सुझाव मांगे गए कि भाई क्या भाषा के आधार पर हम बना सकते हैं, राज्यों का गठन कर सकते हैं? तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार की जगह हमें प्रशासनिक, भौगोलिक या विकास के जो अवसर हैं उनको ध्यान में रख करके राज्य का निर्माण करना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं। उन्होंने बात कही। अब ये बात जैसे ही बाहर आती है तो भाई जाहिर सी बात है, जो लोग भाषा के आधार पर राज्य मांग रहे थे वो आंदोलित हो गए, और आंदोलन ज़्यादा ना बढ़े आगे, क्योंकि आंदोलन रहता है फिर वो हिंसा की तरफ बढ़ने की ज़्यादा गुंजाइश हो जाती है। क्योंकि अभी हम लोग का नया सब हम लोगों ने सब देख रखा था 46-47 में। अब क्या हुआ कि कांग्रेस की कार्य समिति ने, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द को, कांग्रेस कार्य समिति, ये कांग्रेस कार्य समिति, मैं इसलिए इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि यूपीएससी में यही कथन, एक कथन दो करके दे देगा कि एस के धर कमेटी का जो निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा हुआ, जबकि जेवीपी कमेटी का गठन कांग्रेस कार्य समिति द्वारा हुआ। आप कांग्रेस कार्य समिति को सुन करके ही आप कहेंगे कांग्रेस कार्य समिति ने नहीं किया, सरकार ने किया। नहीं, सरकार ने नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस कार्य समिति ने किया। अब ध्यान दीजिए आगे, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जेवीपी जो कमेटी है, एस के धर जो कमेटी है, उसकी जो अनुशंसा पर ध्यान फिर से विचार करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनी, जेवीपी। एक मिनट, पेन टैब हिल गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि पॉइंटर में मिल रहा। हाँ, तो जेवीपी की समिति बनाई। पहली बनी थी संविधान सभा द्वारा एस के धर कमेटी, उन्होंने मना कर दिया भाषा के आधार पर। दूसरी कांग्रेस कार्य समिति द्वारा बनी, वो जेवीपी बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। इन लोगों ने जो एस के धर कमेटी है उस पर विचार किया कि भाई क्या संभावनाएं हैं, क्या राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है भाषा के आधार पर। तो इन्होंने भी भाई भाषा के आधार पर जो है वो प्रांत के निर्माण को मना कर दिया, भाषा के आधार पर नहीं हो सकता भाई, ठीक है। अब क्या हुआ कि पोट्टी श्रीमालू जी, पोट्टी श्रीमालू, इन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया। और कहीं कहीं किताब में 53 दिन मिलता है, कहीं 56 दिन मिलता है, खैर जो भी हो, इतने दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद ये लगा कहीं आंदोलन हिंसक ना हो जाए, तो फिर क्या किया गया, आंध्र प्रदेश के रूप में तेलुगु भाषियों के लिए एक नए राज्य की स्थापना की बात कही गई। यहां पर ध्यान दीजिएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। और ये आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। यूपीएससी में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संविधान सभा ने इसके धर कमेटी बनाई, एक कथन 1, और कांग्रेस कार्य समिति ने जेवीपी कमेटी बनाई, कथन 2। कौन सा सही है, 1 या 2 या दोनों या कोई नहीं? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जेवीपी कमेटी जो है वो कांग्रेस कार्य समिति की है, सरकार की नहीं, ठीक।
अब जब आंध्र प्रदेश तो बना दिया भाषा के आधार पर 1953 में, थोड़ा सा स्क्रीन साफ कर लूं, हाँ, इन्होंने बना तो लिया था 1953 में। अब ये लगा कि ऐसा ना हो कि पूरे भारत में ही ये मांग उठने लगे कि हर भाषा भाषी अपने लिए अलग प्रांत मांगने लगे, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो भाई 1953 में ही एक फजल अली आयोग बना। पॉइंटर फिर गायब हो गया, इतनी समस्या। पेन कहाँ गया भाई, एक मिनट। हाँ, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, ठीक। इसमें दो लोग और थे, कौन कौन थे, तो के एम पणिक्कर, के एम पणिक्कर, ठीक, और हृदयनाथ कुंजरू। आपको मेनली फजल अली आयोग ही याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फजल अली आयोग का गठन किया गया ये देखने के लिए कि भाई राज्य का पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन को स्वीकार कर लिया। अब भाषा ना करके उन्होंने सीधी सीधी संस्कृति के आधार पर बोला, ठीक है। और संस्कृति के आधार पर बोला तो ये भी बोला कि हाँ, इस संस्कृति के आधार पर भी राज्य का गठन किया जाए तो इस बात को ध्यान देना चाहिए कि विकास के क्या अवसर उसमें हो सकते हैं, प्रशासनिक सुविधा क्या हो सकती है। तो इस बातों को दरकिनार नहीं किया गया, कहा यह भी गया कि इस बात का भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर फिर जो का, खा, गा, घा जो 4 श्रेणी हुई थी, बनी थी आज़ादी के बाद, इसको समाप्त करके 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र का आज पार्ट कंप्लीट हुआ। वीडियो में लगभग हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी आपको कोई सवाल, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक। और संघ से संबंधित जो संघ क्या है, महासंघ क्या है, परिसंघ क्या है, इसकी शर्तें क्या है, वो ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपको लिखना है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिएगा। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, इस प्रश्न को लिखने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में।